फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि सरकार को, गवर्नमेंट को हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, बराबर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट 3 फंड्स का डिटेल देती है, बराबर। कौन कौन से 3 फंड्स का? एक होता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंटिंजेंसी फंड, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड, बराबर। हर साल इसका सरकार को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होता है। हर एक फंड का कितना पैसा इसमें आया और कितना खर्चा हुआ, उसका हिसाब किताब हर साल देना है, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट फंड अपन ने देखा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहां से सरकार का पूरा पैसा इसी फंड में रहता है ना। सरकार का, गवर्नमेंट का पूरा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है और सरकार सारे खर्चे भी यहीं से करती है। तो ये तो अपन ने पिछले वीडियो में समझ लिया था, क्लियर। फिर अपन ने पिछले वीडियो में ये भी देख लिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है, बराबर। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में थोड़ा और अंदर जाते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में समझा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारा का सारा पैसा आता है, रिसीप्ट ऑफ इनकम होती है। गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है और यहीं से गवर्नमेंट खर्चे भी करती है, बराबर। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार के पास जो पैसा आता है, जिसको आप रिसीप्ट ऑफ इनकम बोलते हो, ये 2 तरीके का आता है, 2 नेचर का आता है। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीप्ट। फिर से, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है ना, जो भी इनकम आती है, वो कौन से फंड में आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो 2 नेचर का हो सकता है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट का हो सकता है, दूसरा कैपिटल रिसीप्ट हो सकता है। अब इसमें से जो खर्चा करती है, रिसीप्ट ऑफ इनकम आ गई, सरकार के पास पैसा आ गया, अब सरकार को इसी पैसे में से खर्चा भी करना है। तो सरकार का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी 2 नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती, क्या बनाती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फंड का? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो उसमें, है ना, जब गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, कौन से फंड का? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो उसमें चाहे रिसीप्ट ऑफ इनकम हो, कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, उसका हिसाब किताब देती है। तो उसमें गवर्नमेंट को चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे कैपिटल रिसीप्ट हो, दोनों का हिसाब किताब देना है। और खर्चों में भी चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इनका दोनों का हिसाब किताब देना है। मतलब जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें रिसीप्ट ऑफ इनकम बताई जाएगी, गवर्नमेंट बताएगी हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना हम कहां कहां खर्चा कर रहे हैं। तो जब पैसा आएगा तो रेवेन्यू रिसीप्ट भी आएगा और कैपिटल रिसीप्ट भी आएगा, दोनों का हिसाब देना है कि रेवेन्यू नेचर का पैसा कितना आ रहा है और कैपिटल नेचर का पैसा कितना आ रहा है। और खर्चों में भी चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्लियर। अब अपने को क्या समझना है कि सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है। जब गवर्नमेंट को पैसा मिलता है तो कौन सा पैसा रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाता है, कौन सा पैसा कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। सिमिलरली, कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्लियर। तो अब अपने को समझना है कि गवर्नमेंट की कौन सी इनकम रेवेन्यू रिसीप्ट है, कौन सी इनकम कैपिटल रिसीप्ट है, कौन सी इनकम रेवेन्यू, कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अपन ने देखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रेवेन्यू रिसीप्ट भी आती है, कैपिटल रिसीप्ट भी आती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। अब अपने को समझना है कि कौन सी इनकम रेवेन्यू रिसीप्ट होगी और कौन सा खर्चा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सी रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट होगी और कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्लियर। देखते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर।
all receipt and expenditure that in general do not entail sale or creation of assets are included under the revenue account. Clear? देखते हैं, अपन ने देखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रेवेन्यू रिसीप्ट आती है, मतलब रेवेन्यू नेचर का पैसा आता है सरकार के पास, और सरकार रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर भी करती है। क्लियर? तो आप कौन सी रिसीप्ट को या कौन से खर्चे को रेवेन्यू नेचर का बोलोगे? क्लियर? देखो क्या लिखा है, ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड टू असेट, मतलब कोई असेट से पैसा नहीं आया या किसी असेट पे खर्चा नहीं हुआ। क्लियर? ऐसा पैसा जो किसी असेट से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखो, ऑन रिसीप्ट ऑफ साइट्स टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर? क्या सरकार टैक्स से पैसा कमाती है? टैक्स से बिल्कुल कमाती है। तो जब सरकार टैक्स से पैसा कमाती है तो वो कहलाती है रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर? जब गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाती है, इससे कोई असेट तो नहीं क्रिएट होता ना, टैक्सेस से, ये तो रिकरिंग नेचर का पैसा है, हर दिन सरकार को टैक्सेस मिल रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, ऑन द रिसीप्ट साइड टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिसीप्ट। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एनीथिंग डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट, सरकार खर्चा करके अगर एसेट नहीं बना रही है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी, क्या गवर्नमेंट सैलरी करती है? सैलरी पे करती है, बिल्कुल पे करती है सैलरी। क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है? बिल्कुल देती है। क्लियर? तो देखो, सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर? क्या सरकार लोन लेती है? बिल्कुल। सरकार के पास जब पैसे की कमी होती है तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो क्या ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं? बिल्कुल खर्चे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिर से एक बार देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार के पास रेवेन्यू रिसीप्ट आती है और सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है, मतलब रेवेन्यू नेचर का पैसा भी आता है और रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी होते हैं। बराबर? अब कौन से पैसे को आप रेवेन्यू नेचर का पैसा बोलोगे? कौन सी इनकम को रेवेन्यू नेचर की इनकम बोलोगे? तो जो पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में आता है वो सरकार का कहलाता है रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर? और जो गवर्नमेंट सैलरी पे खर्च करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज पर, गवर्नमेंट सब्सिडीज बांटती है, गवर्नमेंट ने लोन लिया तो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, तो ये सब खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और ये सब पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये हो गई रेवेन्यू नेचर की बात। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। क्लियर? कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, मतलब गवर्नमेंट को कैपिटल नेचर का भी पैसा आता है और कैपिटल नेचर के खर्चे भी होते हैं। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या होगा? क्लियर? देखते हैं। कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू असेट। कोई भी पैसा अगर असेट से रिलेटेड है तो वो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर असेट से रिलेटेड नहीं है ना, विच इज नॉट रिलेटेड टू असेट, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर असेट से रिलेटेड है तो वो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। देखते हैं, ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट एन एसेट, है ना, जिससे कोई एसेट खत्म हो रहा है या एसेट क्रिएट हो रहा है, वुड बी इन जनरल बी अंडर द कैपिटल अकाउंट। क्लियर? वो पैसा कैपिटल नेचर का। For instance, if the government sells shares in public sector companies like it did in the case of Maruti, it is in effect selling an asset. For example, गवर्नमेंट का किसी कंपनी का शेयर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी का शेयर है, गवर्नमेंट इन शेयर्स को सेल कर देती है। सेल करके गवर्नमेंट पैसा कमाएगी, बिल्कुल। क्या शेयर्स गवर्नमेंट के एसेट्स हैं? बिल्कुल एसेट्स है ना। आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेके रखे तो वो तो आपके एसेट है।
तो गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा कमा रही है तो गवर्नमेंट के लिए वो इनकम हो गई, और वो कौन सी इनकम कहलाएगी? कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी। क्लियर? देखो आगे, द रिसीप्ट फ्रॉम द सेल वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट। तो अभी अपन ने देखा अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा कमा रही है तो वो कैपिटल नेचर का कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, if the government gives someone a loan from which it expect to receive interest, that expenditure would go under the capital account. Clear? अगर गवर्नमेंट क्लियर किसी को लोन देती है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने लोन बांटा तो गवर्नमेंट का खर्चा है, तो ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कौन सा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों है कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगर आप किसी को लोन देते हो, अगर मैंने आपको लोन दिया तो मेरा तो असेट है ना, आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो गवर्नमेंट ने लोन दिया तो गवर्नमेंट का तो असेट क्रिएट हुआ, खर्चा करके असेट क्रिएट किया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? आगे, ऑन द अदर एंड, इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन अ लोन फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट टू रिसीव इंटरेस्ट, दैट एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट। तो अभी अपन ने देखा कि गवर्नमेंट अगर लोन बांटती है तो गवर्नमेंट ने लोन बांटा भाई, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया जिससे गवर्नमेंट का असेट बना, जिससे गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमाएगी, तो ये कैपिटल नेचर का है। क्लियर? इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फंड द गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ रेवेन्यू बजट एंड अ कैपिटल बजट। मतलब सरकार को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बजट बनाने हैं। कौन से दो बजट? एक बनाना है कैपिटल बजट, दूसरा बनाना है रेवेन्यू बजट। ठीक है? रेवेन्यू कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में बताना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में बताना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। नहीं समझा? ये क्या है? नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी अपन ने पढ़ा सरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तीन फंड्स का। ठीक है? कंसोलिडेटेड फंड का, ठीक है, कंटिंजेंसी फंड का और पब्लिक अकाउंट फंड का। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट फंड कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड है। क्लियर? तीनों फंड का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट फंड कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड है। अब इस फंड में पैसा आता है, ठीक है, और खर्चे भी होते हैं। पैसा रेवेन्यू नेचर का भी आता है और कैपिटल नेचर का भी आता है, बराबर। अब भी अपन ने देखा तो रेवेन्यू नेचर का रिसीप्ट भी आता है और रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी होते हैं। सिमिलरली कैपिटल में कैपिटल नेचर का पैसा भी आता है और कैपिटल नेचर के खर्चे भी होते हैं, दोनों ही होते हैं ना, बराबर। कंसोलिडेटेड फंड में रेवेन्यू रिसीव भी आती है, रेवेन्यू खर्चा भी होता है, कैपिटल रिसीव भी आती है, कैपिटल खर्चा भी होता है। तो सरकार को कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का जब हिसाब किताब बनाती है ना, जिसको आप बोलते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि रेवेन्यू नेचर का कितना पैसा आया, रेवेन्यू नेचर का कितना खर्चा हुआ, कैपिटल नेचर का कितना पैसा आएगा, कैपिटल नेचर का कितना खर्चा होगा। तो जब सरकार रेवेन्यू नेचर की बात करती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट, और जब सरकार कैपिटल नेचर की बात करती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजट। तो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट बता रही है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कौन सा बजट बता रही है? रेवेन्यू बजट बता रही है, मतलब गवर्नमेंट बता रही है रेवेन्यू रिसीव कितनी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी। अगर गवर्नमेंट कैपिटल बजट बता रही है तो कैपिटल बजट की रिसीव कितनी, कैपिटल बजट का खर्चा कितना। लेकिन अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो वो दोनों बताती है, रेवेन्यू बजट भी और कैपिटल बजट। तो वापस एक बार समराइज करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू नेचर की भी बात होती है, कैपिटल नेचर की भी बात। लेकिन अगर आप सिर्फ रेवेन्यू बजट की बात करो, गवर्नमेंट को बोलो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का रेवेन्यू बजट बताओ, हमको सब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रेवेन्यू बजट चाहिए। तो रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में बताएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगी। कैपिटल रिसीप्ट में गवर्नमेंट कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट की बताएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अगर सब कुछ जानना है, टोटल रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होगा।
जिसमें सब कुछ कवर है। सिर्फ रेवेन्यू बजट देखना है कि रेवेन्यू रिसीव कितना और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, तो रेवेन्यू बजट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल बजट पढ़ना है कि कैपिटल रिसीव कितनी और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो कैपिटल बजट। क्लियर हो गया? और ओवरऑल पिक्चर चाहिए, रेवेन्यू कैपिटल दोनों, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी फंड्स गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ रेवेन्यू बजट। तो तीनों फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया या पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, तीनों फंड्स के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू बजट भी बनाना पड़ता है, जिसमें वो रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करती है, और कैपिटल बजट भी बनाना पड़ता है, जिसमें वो कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। कंटिजेंसी फंड इज क्लियरली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना। कंटिजेंसी फंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो जब आपका कंसोलिडेटेड फंड में पैसा नहीं रहेगा तब कंटिजेंसी फंड को हाथ लगाते हैं, तो कंटिजेंसी फंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक अकाउंट इज इंपॉर्टेंट in that it gives a view of select savings and how they are being used but not relevant from the budget perspective. Public account important है। क्यों important है? क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक का कितना पैसा आ रहा है और पब्लिक कितना पैसा निकाल रही है, वो पिक्चर देखने के लिए पब्लिक अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है। द कंसोलिडेटेड फंड इज द की टू द बजट। मेन फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर? एज मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट, the government has to present a revenue budget and capital budget, clear, for all the three funds. तो चाहे कंसोलिडेटेड फंड हो, चाहे कंटिजेंसी फंड हो, चाहे पब्लिक अकाउंट फंड हो, तीनों फंड के लिए रेवेन्यू बजट अलग बनता है और कंसोलिडेटेड कैपिटल बजट अलग बनता है। द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट। बराबर? रेवेन्यू बजट में दोनों होते हैं, रिसीव्ड और डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब खर्चा। क्लियर? रिसीव्ड आर ब्रॉडली टैक्स रेवेन्यू। मैंने बोला रेवेन्यू में टैक्स आता है, एंड नॉट टैक्स रेवेन्यू ग्रांट्स इन एड एंड कंट्रीब्यूशन। क्लियर? अब प्रिपेयरिंग अ बजट इज एक्सट्रीमली टीडियस एंड लेंथी प्रोसेस। क्या लगता है आपको, सरकार ये सब बजट, खर्चा, रिसीव्ड सब एक दिन में बना लेती है? नहीं। ये तीनों फंड्स का बजट बनाना, कंसोलिडेटेड फंड का, कंटिजेंसी फंड का और पब्लिक अकाउंट फंड का, इट्स अ टीडियस प्रोसेस, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होता। It begins with the budget division issuing a circular to all ministers, states, union territories, autonomous bodies, departments and the defense forces who are asked to submit expenditure estimate for the upcoming year. तो कौन बनाता है ये सब? फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर सारे मिनिस्टर्स को, चाहे रेलवे हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, सारे मिनिस्टर्स को नोटिस भेजा जाता है। यूनियन टेरिटरीज को नोटिस भेजा जाता है, जितने डिपार्टमेंट से सबको नोटिस भेजा जाता है कि आपको कितना कितना खर्चा लगेगा, आप बता दो अभी। क्लियर? क्योंकि बजट आता है कब? अपन ने पढ़ा है बजट कब आता है? 1 Feb को आता है बजट आता है। और एप्लीकेबल कब होता है? एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। बराबर? तो सरकार 1 फरवरी को अनाउंस कर देती है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे पास कहां से पैसा आएगा और कहां हम खर्चा करेंगे। बराबर? तो गवर्नमेंट पहले ही सारे मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेती है आपको कितना कितना पैसा चाहिए, आपको हमको बता दो, हम बजट में डाल देंगे। क्लियर? तो एस्टिमेटेड कि भैया आने वाले साल में आपको कितना पैसा लगेगा वो हमको बता दीजिए, हम अपने बजट में डाल देते हैं। सारे मिनिस्टर से, ये सारे डिपार्टमेंट से जान लिया। एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस आर हेल्ड बिटवीन यूनियन मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री वंस द एस्टिमेट हैव बीन सबमिटेड। फिर फाइनेंस मिनिस्टर का जो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनका सब लोगों के साथ डिस्कशन होता है और उसके बाद फाइनली बजट फाइनल होता है। इन दी मीन टाइम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? मीट स्टेक होल्डर्स सच एज फार्मर्स, बिजनेसमैन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमिस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू टेक देयर व्यूज। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लोग, क्लियर, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लोग, ये फार्मर्स के साथ मिलते हैं, बिजनेसमैन के साथ मिलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलते हैं, इकोनॉमिस्ट के साथ मिलते हैं, सिविल सोसाइटीज के साथ मिलते हैं कि इनको क्या क्या चाहिए आने वाले साल में। क्लियर? और इनके व्यूज लेते हैं। फिर वन दी प्री बजट मीटिंग्स आर ओवर, फिर सबके साथ मीटिंग ओवर हो जाती है। अब फाइनल कॉल ऑफ द टैक्स प्रपोजल इज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर फाइनल प्रपोजल, फाइनल कॉल कि टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, नया टैक्स लाना है क्या, ये फाइनल कॉल फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं। द प्रपोजल आर डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द बजट इज फाइनली प्रिपेयर्ड। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कॉल ले लेते हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके बता देते हैं देखो ये चेंजेस ला रहे हैं और बजट फाइनली प्रिपेयर है।
क्लियर? तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सारे मिनिस्टर्स से अपना अपना खर्चा पूछ लिया जाता है, सारे बिजनेसमैन, फार्मर्स, इकोनॉमिस्ट, सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग की जाती है, और फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल कॉल लेते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए। फिर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद बजट फाइनली प्रिपेयर हो जाता है। तो देखो बजट में क्या क्या होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अपन ने देखा। फिर याद है पिछले वीडियो में अपन ने ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था कि सरकार फ्री में पैसा बांटती है जो सरकार को वापस नहीं आता, वो होता है। अप्रोप्रिएशन बिल अपन ने पढ़ा, फाइनेंस बिल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, है ना, कि आने वाले एक साल में अपना देश कैसा परफॉर्म करेगा, वो भी होता है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसीज, पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज भी होती है। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होती है कि सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है, वो भी बजट में होता है। एक्सपेंडिचर बजट होता है। अब ये एक्सपेंडिचर बजट क्या है देख लेते हैं। देखो एक्सपेंडिचर बजट, आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट, क्लियर, गवर्नमेंट दो जगह पैसा खर्च करती है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी बांटती है, बराबर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, सैलरी बांटेगी, ठीक है, उसके बाद सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि भैया लोन बांटा, डिफेंस में नया इक्विपमेंट खरीदा, कैपिटल है ना। उसके बाद नया रेल चलाया तो रेलवे, नया प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, तो नई मशीन कोई खरीदी, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार को तो दोनों जगह खर्च करना पड़ता है, और ये पैसा कहां से खर्च होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जब आप सरकार का टोटल खर्चा देते हो कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना कर रही है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना कर रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट। क्लियर? क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बजट। सो नाउ व्हाट इज, देखो अब दो टर्म्स है, एक हो गया बजट, क्लियर। बजट में क्या होता है, दो बजट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, बराबर। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू नेचर का पैसा आएगा और रेवेन्यू नेचर का कितना खर्चा होगा वो बताएगी। कैपिटल बजट में गवर्नमेंट कितना कैपिटल नेचर का पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा कैपिटल नेचर का, वो बताएगी, बराबर। जब मैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का टोटल ले लूं कि भैया रेवेन्यू नेचर का पैसा कितना आ रहा है, रेवेन्यू नेचर का पैसा कितना खर्च हो रहा है, कैपिटल नेचर का पैसा कितना आ रहा है, कैपिटल नेचर का खर्चा कितना हो रहा है, जब मैं इस सब का टोटल ले लूं पूरा, तो उसको बोलते हैं बजट। क्लियर? लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर बजट की, क्लियर, सिर्फ एक्सपेंडिचर बजट की, तो एक्सपेंडिचर बजट में सिर्फ खर्चों के बारे में होता है, पैसा कितना आएगा उसके बारे में नहीं होता। क्लियर? एक्सपेंडिचर बजट में सरकार बताती है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ खर्चों की बात करूं तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर बजट। लेकिन कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, जब मैं दो पूरा ओवरऑल पिक्चर देखूं तो वो कहलाता है बजट। क्लियर? तो सरकार एक्सपेंडिचर बजट भी बताती है कि भैया कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। सिमिलरली रिसिप्ट बजट भी होता है। अब रिसिप्ट बजट क्या होगा, ये तो आपको बनना चाहिए। रिसिप्ट बजट, रिसिप्ट बजट, सरकार के पास दो तरीके की रिसिप्ट आती है, एक आती है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी आती है कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर सरकार ये बता रही है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा तो बोलते हैं रिसिप्ट बजट। रेवेन्यू नेचर का कितना आएगा, कैपिटल नेचर का कितना आएगा, सिर्फ कितना पैसा आएगा इसकी बात कर रहे हो तो रिसिप्ट बजट, कितना खर्चा होगा सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर बजट, और अगर पैसा कितना आएगा और पैसा कितना खर्च करोगे इस ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहे हो तो वो कहलाता है बजट। क्लियर? ठीक। अब अपन ने रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि रेवेन्यू नेचर का कितना पैसा आएगा और रेवेन्यू नेचर का कितना खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट। जब सिर्फ मैं रेवेन्यू नेचर के पैसे की बात करूं, बराबर, ये अपन ने पढ़ लिया रेवेन्यू बजट। फिर अगला होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट अभी अपन ने देखा, अगर सरकार कैपिटल बजट की बात कर रही है तो सरकार उसमें बताती है कि कैपिटल नेचर का कितना पैसा आएगा और मैं कैपिटल नेचर का खर्चा कितना करूंगा। सिर्फ कैपिटल नेचर की पैसे की बात हो रही है तो वो कहलाता है कैपिटल बजट। क्लियर? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है तो रेवेन्यू बजट,
सिर्फ कैपिटल नेचर की बात हो रही है तो कैपिटल बजट, और रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की बात हो रही है तो बजट कहलाता है। क्लियर हो गया टर्मिनोलॉजी। फिर एक्सपेंडिचर बजट, ये भी मैंने अभी आपको बताया। अगर गवर्नमेंट सिर्फ खर्चों की बात कर रही है कि भैया हम तो देखो 2021 में, मतलब 2021 में मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे फॉर एग्जाम्पल। क्लियर, खर्च करेंगे, पैसे कितने आएंगे उसकी बात नहीं करेंगे, 20 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे। तो जब सरकार सिर्फ खर्चे की बात करती है, रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट। क्लियर, तो रेवेन्यू बजट क्लियर, कैपिटल बजट क्लियर, एक्सपेंडिचर बजट क्लियर, रिसीप्ट बजट, कितना पैसा आएगा, खर्चे तो हमने बता दिया 20 लाख करोड़ के करेंगे। एक्सपेंडिचर बजट में कितना पैसा आएगा, रेवेन्यू नेचर का कितना आएगा, कैपिटल नेचर का कितना आएगा, उसको बोलेंगे रिसीप्ट बजट, कितना पैसा आएगा। क्लियर, और जब मैं सबकी बात करूंगा, खर्चों की भी और रिसीप्ट की भी, तो उसको बोलेंगे बजट। क्लियर, तो सारी टर्मिनोलॉजीज आई होप आपको क्लियर हो गई।